आर्कटिक में वर्कर्स का एक ग्रुप बर्फ की गुफा में कुछ खोज रहे हैं। अचानक उन्हें बर्फ के अंदर कुछ फंसा हुआ मिलता है, तो वो उसे निकालने के लिए एक बड़ा ब्लॉक काट लेते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से उसे लैब में ले जाते हैं। साइंटिस्ट तुरंत एक्सकेवेशन कंपनी को फैक्स भेजते हैं और बताते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज हुई है और ड्रिलिंग रोकने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो भी आइस ब्लॉक के अंदर है उसे पढ़ने के लिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। थोड़ी देर बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टैनली लैब पहुंचता है। वो एक डॉक्टर है जो आर्कटिक और एस्किमोस के इतिहास और संस्कृति को स्टडी करता है। स्टैनली का परिचय डॉक्टर डायन और दूसरे साइंटिस्ट से होता है जो मानते हैं कि उन्होंने एक प्री हिस्टोरिक जानवर खोज लिया है। 1898 में रशियंस ने एक फ्रोजन एलिफेंट खोजा था जिसके सेल्स अभी भी जिंदा हैं, तो उन्होंने अपनी खोज के लिए भी बड़ी उम्मीदें रखी हैं। फिर ग्रुप के लोग लेजर्स का यूज करके बड़े ध्यान से आइस ब्लॉक को लेयर बाय लेयर काटना शुरू करते हैं ताकि क्रिएचर को नुकसान ना हो। जब उनका काम खत्म होता है तो वो पाते हैं कि अंदर एक जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। स्टैनली उसकी अपीयरेंस का एनालिसिस करके बताता है कि वो एक हंटर था जो करीब 20 से 40 हजार साल पहले जीता था। स्टैनली उस आदमी पे और रिसर्च करना चाहता है, लेकिन डीएन बताती है कि उनका मकसद इस इंसान को टुकड़े टुकड़े करके दुनिया के बेस्ट रिसर्च सेंटर्स में भेजना है। बाद में साइंटिस्ट केव मैन को पिघलाकर उसके कपड़े और टूल्स निकाल लेते हैं और टिश्यू सैंपल्स निकालना शुरू करते हैं। वो उसे एक बाईपास भी देते हैं और इलेक्ट्रोड्स का यूज करके उसके दिमाग को मॉनिटर करते हैं। टेस्ट में आता है कि इंसान के सेल्स और ऑर्गन्स बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हैं और डीएन ये थ्योराइज करती है कि एंशिएंट ह्यूमंस में क्रायोप्रोटेक्टेंट्स होते थे जो फ्रोजन बॉडी सेल्स को डेड होने से रोकते हैं। जब टेस्ट चल रहे होते हैं साइंटिस्ट सडनली देखते हैं कि केवमैन के ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है। वो उसे रिवाइव करने का फैसला करते हैं, इसलिए वो उसे शॉक देने लगते हैं जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं कर लेते। जब केवमैन स्टेबल होता है तो वो मशीन निकाल लेते हैं और केवमैन उठने लगता है। उसे अपने आसपास के माहौल, शोर और मास्क पहने हुए चेहरों को देखकर बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए वो तुरंत पैनिक हो जाता है। स्टैनली अपना मास्क निकालता है और केवमैन इंसानी चेहरा देखकर शांत हो जाता है। स्टैनली उसे इंजेक्शन देकर सुलाने की अनुमति देता है। बाद में ग्रुप के मेंबर्स केवमैन के भविष्य पर चर्चा करते हैं और नोबेल प्राइज के सपने देखने लगते हैं। आर्कटिक टीम एक क्रायो प्रोटेक्टिंग डेवलप करने की कोशिश कर रही है ताकि कैंसर पेशेंट्स को फ्रीज करके बचाया जा सके और जब इंसान कैंसर का क्योर खोज ले तो उन्हें अनफ्रोज करके उनका इलाज कर सके। लेकिन अब जब उनके पास केवमैन है तो वो सोचते हैं कि वो लोग इंसानों को फ्रीज करके अमर बनाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। लेकिन स्टैनली इस विचार का विरोध करता है इस बात को, क्योंकि उसका मानना है कि अगर इंसान अमर हो गए तो दुनिया ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि वो अभी प्रेस को नहीं बताएंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि केवमैन एक सेलिब्रिटी बन जाए। फिर स्टैनली कहता है कि केवमैन को पहले एक नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी किया जाना चाहिए जो उन्हें प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में और ज्यादा सिखाएगा। बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद वो टीम को अपनी रिसर्च करने के लिए 2 हफ्ते के लिए मना लेता है। जल्द ही एक स्पेशल वाइवेरियम सेटअप किया जाता है और वो केवमैन को अंदर रखते हैं। जब वो उठता है तो उसे एनवायरनमेंट फेमिलियर लगता है और वो अपनी यूजुअल रूटीन फॉलो करने लगता है। वो बेरीज का जूस पीता है अपनी प्यास बुझाने के लिए और एक बर्ड को उसके घोंसले से भगाकर उसके अंडे चुरा लेता है। शाम को वो स्टोन्स का यूज करके आग जलाता है और अपना खाना पकाता है। सुबह में वो एक वाटरफॉल के नीचे अपने शरीर को धोता है, उसके बाद एक भाला बनाकर शिकार करने जाता है। वो कुछ आवाजें निकालता है जो एक जंगली सुअर का ध्यान खींचती हैं जो उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केवमैन लास्ट मोमेंट पर बच जाता है और सुअर चट्टानों के बीच फंस जाता है। केवमैन इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार देता है। बाद में जब वो फिशिंग कर रहा होता है तो एक्सीडेंटली एक पाइप ढूंढता है और उसका एंड तोड़ देता है। मेटल देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारा सूंघने और चाटने के बाद वो पाइप को फॉलो करना शुरू करता है। वो उसे जमीन से खींचता है जब तक कि वो एक दरवाजे तक नहीं पहुंच जाता। वो दरवाजे को हिलाता है जब तक कि वो खुल नहीं जाता तो साइंटिस्ट दूसरे रूम को बंद करने के लिए भागते हैं। सभी जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही साइंटिस्ट केवमैन को डराने के लिए आवाजें बनाने लगते हैं, गुस्से में केवमैन वाटरफॉल के ऊपर चढ़ जाता है और उस मशीन को तोड़ देता है जो वाटरफॉल को पावर दे रही थी। वो मशीन को तोड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगता है और दीवार से टकरा जाता है। तो एक साइंटिस्ट वाइवेरियम में आता है और उसे ट्रैंकुलाइजर डार्ट से शूट करता है। फिर वो उसे एक स्ट्रेचर पर रख के ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं जहां वो अपने ओरिजिनल प्लान के मुताबिक सैंपल्स लेंगे। स्टैनली घबरा जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसके अभी 2 हफ्ते खत्म नहीं हुए, लेकिन डीएन साइंटिस्ट से कहती है कि जो हो रहा है उसे होने दो। शाम को स्टैनली डीएन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें अलग अलग ट्राइब्स को आग पर नाचते हुए दिखाया गया है, लेकिन डीएन कहती है कि ये बस एक ढोंग है। स्टैनली इस बात को पॉइंट आउट करता है कि ये ढोंग नहीं बल्कि ये पेन को कम करता है और इससे इनके स्किन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगले सीन में एक आदमी अपने दोस्त के चेहरे में नीडल्स डाल रहा है लेकिन उसके चेहरे से खून नहीं आ रहा। स्टैनली सोचता है कि वो लोग केमिकल प्रोसीजर कर रहे हैं जो उनके टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कि केवमैन भी अपना केमिकल प्रोड्यूस करता है और डीएन को और स्टडी करने के लिए मना लेता है। जब केवमैन वापस वाइवेरियम में होता है तो स्टैनली बिना किसी वेपन के अंदर चला जाता है ताकि वो उससे डरे ना।
ना, लेकिन केवमैन घबरा कर इधर उधर भागना शुरू कर देता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जगह ढूंढता है। स्टैनली डर के बावजूद धीरे धीरे उसके पास जाता है जब तक वो फेस टू फेस नहीं हो जाते। थोड़ी हेजिटेशन के बाद केवमैन स्टैनली पर जंप करता है और उसे एक पत्थर से मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक साइंटिस्ट के ऊपर से चिल्लाने पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि स्टैनली अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा होता, इसलिए केवमैन पत्थर गिरा देता है। फिर वो स्टैनली को करीब से देखता है कि वो अपने शरीर को उसके शरीर से कितना अलग पाता है। वो स्टैनली के मुंह में उंगली डालता है, उसके कपड़े खींचता है और उसके जिस्म के हिस्सों को दबाकर देखता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसके कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। स्टैनली दर्द से चिल्लाता है और केवमैन पीछे हट जाता है और अपना नाम आरू बताता है, जिसे स्टैनली चार्ली में बदल देता है। बदले में स्टैनली उसे अपना नाम बोलना सिखाता है और चार्ली को हंसाता भी है। स्टैनली उसके सीने पर निशान देखकर उनके बारे में पूछता है और चार्ली उन्हें बीता कहता है और ऊपर इशारा करता है। निशान की शक्ल और जेस्चर्स देखकर स्टैनली सोचता है कि इसका मतलब कोई परिंदा है। चार्ली स्टैनली का क्रॉस नेकलेस निकालता है और उसे काटने के बाद कुछ शब्दों को रिपीट करता है और अपने हाथों से कोई इशारे करता है, लेकिन स्टैनली समझ नहीं पाता कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन लिंग्विस्ट मैबल आती है और स्टैनली उसे केवमैन के साथ अपनी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से समझने के लिए मैबल को और डाटा रिक्वायर्ड होता है। फिर स्टैनली चार्ली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है और उसे अपनी लैंग्वेज में कई वर्ड सिखाता है, जैसे पत्थर, मेंढक और हड्डी। चार्ली भी अपना खाना शेयर करता है, बदले में स्टैनली उसे इंग्लिश में आसान वर्ड सिखाने लगता है। मैबल सब कुछ कैमरास पर देख रही होती है और वो चार्ली की वोकैबुलरी से इम्प्रेस होती है। एक रात जब वो आग के पास बैठे होते हैं, स्टैनली एक गाना गाना शुरू करता है। चार्ली को ये पसंद आता है और वो उसे गाने के लिए एनकरेज करता है। अपने खाने की हड्डियों के साथ खेलते हुए चार्ली कुछ आवाजें निकालता है और खुशी से गाने लगता है। कुछ समय बाद साइंटिस्ट चार्ली को फिर से सुला देते हैं ताकि और सैंपल्स कलेक्ट कर सकें और एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकें। उसे एक स्पेशल चैम्बर में बहुत लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। उम्मीद की जाती है कि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को एक्टिवेट करेगा और साइंटिस्ट के लिए उन्हें एक्सट्रैक्ट करना आसान बना देगा। स्टैनली लगातार विरोध करता रहता है, कहता है कि वो चार्ली को मार रहे हैं और उसे एक चूहे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। चार्ली की हार्ट बीट धीरे होने लगती है और साइंटिस्ट के पास उसे बाहर निकालने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। बाद में वाइवेरियम में चार्ली स्टैनली पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है क्योंकि वो सब एक्सपेरिमेंट्स और नए निशानों से खुश नहीं है। अचानक वो जंप करता है और स्टैनली पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो अपने भाले को जमीन पर मारते हुए अपने सीने पर हाथ मारता है। ऐसा लगता है कि वो स्टैनली से कह रहा है कि वो उसकी जान ले ले, लेकिन स्टैनली मना कर देता है और कुछ स्ट्रगल के बाद वो वाइवेरियम से बाहर चला जाता है। बाद में स्टैनली सीक्रेटली डीएन से मदद मांगता है। सारे एक्सपेरिमेंट्स धीरे धीरे चार्ली को बागी कर रहे हैं और वो इंसानों पर बिलीव करना छोड़ रहा है। स्टैनली चाहता है कि डीएन उसके साथ विवेरियम में जाए क्योंकि शायद एक औरत की प्रेजेंस उसे शांत करने में मदद करेगी। जब वो विवेरियम में एंटर होते हैं, चार्ली के हाथ घायल होते हैं और वो रॉक पाउडर का यूज करके जमीन पर बर्ड का निशान बना रहा होता है। डीएन बहुत नर्वस होती है और चार्ली तुरंत उसके पास आकर उसे देखने लगता है और वो डर जाती है। थोड़ा सा सूंघने के बाद वो अपना खाना डीएन के साथ शेयर करता है और वो उसे खा लेती है ताकि चार्ली को बुरा ना लगे, भले ही वो कीड़ों से बना हो। फिर चार्ली उसे टच करता है। पहले वो फ्रेंडली होता है, लेकिन जल्दी उसके जिस्म के हिस्सों को देखने की कोशिश करता है। स्टैनली तुरंत उसे रोकता है और दोनों आदमी एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। फिर स्टैनली कुछ वर्ड्स का यूज करता है ताकि चार्ली पीछे हट जाए। फिर चार्ली अपनी केव से कुछ ऑब्जेक्ट्स लाता है ताकि उन्हें डीएन के लिए एक्सचेंज कर सके, तो स्टैनली उसे मना कर देता है। डीएन को देखकर चार्ली उदास हो जाता है और वही शब्द बार बार रिपीट करता है। जब मैबल उसे एनालाइज करती है तो वो सोचती है कि उसने चार्ली का शब्द वुमेन के लिए ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ और भी है जो वो समझ नहीं पा रही। स्टैनली और डीएन चार्ली से शब्दों के बारे में समझाने के लिए कहते हैं और वो जमीन पर कुछ ड्राइंग्स करता है। वो रिवील करता है कि उसके एक वाइफ और बच्चे थे। वो उन शब्दों को रिपीट करते हुए इधर उधर भागना शुरू कर देता है और डीएन समझ जाती है कि वो अपने परिवार के बारे में पूछ रहा है। तभी ये मूवमेंट इंटरप्ट हो जाता है जब एक हेलीकॉप्टर फैसिलिटी के ऊपर आता है। छत ग्लास की बनी होती है तो चार्ली उसे देखकर डर जाता है। वो बेटा यानी बर्ड का वर्ड यूज करते हुए चट्टानों पर चढ़ने लगता है। साइंटिस्ट तुरंत हेलीकॉप्टर को चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चार्ली शांत नहीं होता। वो विवेरियम के ऊपर चढ़ जाता है और सीलिंग पर बेता चलाता रहता है। इसके बाद स्टैनली एक एस्किमो ट्राइब से मिलता है और चार्ली से सुने हुए शब्दों को शेयर करता है। वो इन वर्ड्स को पहचान लेते हैं। स्टैनली तुरंत लैब में वापस आता है और अपनी खोज डीएन के साथ शेयर करता है। बेता का मतलब सेडना होता है, जो एक बड़े बर्ड की कहानी है जो कि एक गॉड का मैसेंजर होता है और लोगों को उनके कारनामों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क ले जाता है। जब स्टैनली फैसिलिटी से बाहर निकल रहा होता है तो चार्ली चुपके से उसे बाहर जाते हुए देख लेता है। इसके बाद वो भी फैसिलिटी से बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो एक साइंटिस्ट को जख्मी करके वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ वो बर्फ देखता है और बर्फ देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी उसे अपने सामने एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो लैंड करने वाला है। वो भागता हुआ हेलीकॉप्टर के पास जाता है, लेकिन उसका सर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। चार्ली को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है। फिर रिसर्चर्स ये तय करते हैं कि वो अब चार्ली की जिंदगी
किसी की परवाह किए बगैर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और स्टैनली को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद स्टैनली डिसाइड करता है कि वो चार्ली को यहाँ से बाहर निकालेगा और उसे उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ देगा। वो चार्ली को किसी तरह से वहां से बाहर निकालता है। रिसर्चर्स को खबर मिल जाती है कि स्टैनली चार्ली को यहाँ से बाहर निकाल चुका है, इसलिए इन दोनों के पीछे हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है। जब चार्ली को हेलीकॉप्टर दिखता है तो वो उसकी तरफ भागने लगता है। स्टैनली उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी इन दोनों के दरमियान बर्फ धंस जाती है और स्टैनली को कुछ नहीं दिखता। चार्ली खुशी से हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर उसे उड़ाकर ले जाने लगता है। पायलट उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली हेलीकॉप्टर को नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि उसने अपने मिथिकल बर्ड को पकड़ा हुआ है, जिससे उसे काफी शांति मिल रही होती है। अचानक वो हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। स्टैनली दूर से ये सब देख रहा होता है। शुरू में उसके चेहरे पर टेंशन होती है, लेकिन बाद में वो खुश होने लगता है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि चार्ली ने क्या किया। दरअसल चार्ली ने 40,000 साल पहले अपने ट्राइब को बचाने के लिए अपने गॉड यानी मिथिकल बर्ड से एक एग्रीमेंट किया था कि जब आइस एज शुरू होगा तो उसके ट्राइब को सेफ रखा जाएगा और इसके बदले में वो अपनी जान देगा। वो अपने ट्राइब से अलग होकर एक केव में चला गया, लेकिन जब आइस एज शुरू हुआ तो वो फ्रीज हो गया और 40,000 साल तक वो ऐसे ही रहा। लेकिन आज उसका मिशन पूरा हो गया और वो अपनी जान दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।